हेलो पीपल, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब कोई? जस्ट लेट मी नो क्विकली इफ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. लेट्स सी, बहुत सारे बच्चे आ गए यहाँ पर. गुड इवनिंग कुलशुम, विकास, शिखा, नैन्सी, अंजलि, कुश, आशीष, या आकाश, विपिन, रिकी, आकांक्षा, आकाश, अमृता, दीक्षिता. देयर आर लॉट ऑफ पीपल. आशीष, हम आ गए, यही है. एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? गुड इवनिंग खुशी, चंचलिका. बहुत दिनों के बाद आप लोग सबके साथ लाइव क्लास हो रही है. लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने के बाद. ओके, राइट, एवरीबडी सेइंग आई एम विजिबल एंड ऑडिबल. दैट्स रियली नाइस. सो हाउस द जोश? अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको लिंक भेज दीजिए और बता दीजिए कि हमारी टॉट्स की क्लास स्टार्ट हो गई है. सो लेट मी टेल यू, आज से कुछ 2-3 दिन हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉट्स, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ ऑफ टॉट्स वी विल स्टार्ट विथ लॉजिकल रीजनिंग का रिवीजन. राइट. सो जिन लोगों ने लॉ ऑफ टॉट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिनको कोई आइडिया नहीं है कि टॉट क्या होता है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बिकॉज मैं बहुत इजी करके पढ़ाने वाली हूँ. डिफिकल्ट टॉपिक को भी बहुत इजी करके अपन समझेंगे, तो लॉ ऑफ टॉट्स आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. और जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ टॉट्स, वैसे तो छोटा सा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा. जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. बिकॉज इस क्लास में भी आप लोगों को कुछ 2-3 एडिशनल बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप लोगों का बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा. राइट. ओके, जसदीप सिंह मैंने पढ़ा है सीएस एग्जीक्यूटिव में. अच्छा जसदीप, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में है, दैट्स नाइस. गुड इवनिंग आदिल, गुड इवनिंग आकाश. आकाश ने पढ़ा है, ओके, तो भी बहुत अच्छा है. आकाश, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया से. जसदीप का जोश बहुत हाई है. ओके, चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर 2 का पार्ट बी, विच इज लॉ ऑफ टॉट्स. किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, और ज्यादा चैट बॉक्स में इधर उधर बकवास नहीं, अभी पढ़ाई में आ जाओ. अब क्लास में ध्यान दो, डाउट्स होगा तो आप लोग पूछेगा चैट बॉक्स में, ठीक है. डेविल इज सिंह, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग डेविल. आपका असली नाम क्या है, बता दीजिए. तो चलिए, वी आर रेडी टू स्टार्ट. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैम टॉट्स क्या होता है, टॉट के रिस्पेक्ट में लॉ क्या है, और अगर कोई टॉट करता है तो उसको उसके बदले क्या सजा मिलती है, क्या उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीजें. तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम टॉट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉट्स. तो अगर मैं एकदम सिंपल सादे लैंग्वेज में कहूँ कि टॉट मतलब क्या होता है, तो टॉट मतलब होता है रॉन्ग. रॉन्ग मतलब किसी के साथ कुछ गलत करना. ठीक है, तो एकदम सिंपल सादे लैंग्वेज में टॉट मतलब मैडम क्या होता है, टॉट मतलब रॉन्ग. किसी के साथ अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो होता है टॉट. अब आप लोग बताओ, टॉट कुछ अजीब अजीब वर्ड लग रहा है क्या, ये इंग्लिश वर्ड है? नहीं मैम, इंग्लिश वर्ड तो नहीं है, नहीं तो बचपन से आज तक सीखा होता. ये इंग्लिश वर्ड नहीं है बेटा, ये कौन सा वर्ड है? टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड. फ्रेंच लैंग्वेज जानते हैं आप लोग? तो फ्रेंच में एक वर्ड है जिसका नाम है टॉट, और टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट का मतलब होता है मैडम रॉन्ग. रॉन्ग यानी कुछ गलत करना. अब रॉन्ग तो आप लोग जानते हैं, रॉन्ग इज एन इंग्लिश वर्ड. लेकिन जो टॉट वर्ड है वो आया कहां से? तो टॉट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉटम, एंड टॉटम इज अ लैटिन वर्ड. तो बहुत लोग को कंफ्यूज होता है, मैम जो टॉट है वो फ्रेंच वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, और जो टॉटम है वो फ्रेंच वर्ड है कि लैटिन वर्ड है? तो बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का. टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, टॉटम इज अ लैटिन वर्ड, टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम टॉटम. और टॉटम का मतलब क्या होता है? टॉटम का मतलब होता है टू ट्विस्ट. ट्विस्ट मतलब कुछ चीज आप सीधे तरीके से नहीं कर रहे हो, घुमा फिरा के टेढ़ा करके कर रहे हो, तो दैट मीन्स व्हाट? टॉट. किसी के साथ कुछ गलत करना. ठीक है. अब आप लोग बोलेंगे मैम हर चीज के रेस्पेक्ट में इंडिया में लॉ होता है. जैसे जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में जो लॉ था वो क्या था मैम? हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जैसे जब आप कंपनी लॉ पढ़ रहे थे, तो कंपनी लॉ के लिए भी एक एक्ट था जिसका नाम था द कंपनीज एक्ट 2013. आप जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, तो उसके रेस्पेक्ट में भी लॉ है जीएसटी एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट के बारे में भी लॉ है इनकम टैक्स एक्ट.
और हमारा एक लॉ का भी लॉ देवों का देव है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से बाकी सारे लॉ बनते हैं। तो आप बोलेंगे मैम हर चीज के रिस्पेक्ट में कानून होता है, कानून के अलावा देश चल ही नहीं सकता, देश कैसे चलता है, कानून से चलता है। तो आप लोग बोलेंगे मैम टॉट के लिए कौन सा लॉ है, तो मैं आप लोग को बोलूंगी सर और मैडम टॉट के लिए कोई लॉ नहीं है। देयर इज नो प्रॉपर लॉ पास बाय द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू टॉट। जब तो आप लोग बोलेंगे मैम जब कोई लॉ ही नहीं है तो ये रेगुलेट कैसे होता है। देखो क्या हुआ, अब मान के चलो मैंने किसी को झापड़ मार दिया, मान के चलो आशीष बहुत बदमाशी कर रहा था तो मैंने उसको धीरे से चाटा मार दिया। आशीष डोंट माइंड, आपका नाम मुझे सबसे पहले दिखा इसलिए आपका नाम निकल गया, ठीक है। तो मान के चलो मैंने आशीष को एक चाटा मार दिया तो आशीष बोलेगा मैडम मैडम मैं ना कोर्ट में जाके केस कर दूंगा, आपने मुझे झापड़ मार दिया, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कौन से एक्ट के अंदर केस करोगे, तो आशीष बोलेगा मैम आपने पढ़ाया है ना लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के रिस्पेक्ट में कोई भी एक्ट नहीं है, बट क्या हुआ ऐसी कुछ सिचुएशंस आती गई जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको एक गलत काम डिसाइड किया और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। जैसे झापड़ मार देना, जैसे किसी की बदनामी कर देना, डिफेमेशन जिसको हम बोलते हैं, असॉल्ट कर देना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कानून में कहीं उसके रिस्पेक्ट में पनिशमेंट नहीं दी गई है लेकिन कोर्ट ने उसको गलत माना है, तो कोर्ट ने अपने केसेस में उसके अगेंस्ट गलत डिसीजन दिया है। तो बहुत सारे कोर्ट के केसेस के द्वारा एक लॉ बन गया है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो मैम लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज नॉट अ प्रॉपर लॉ पास बाय पार्लियामेंट, पास बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ नहीं है। टॉर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है जो बहुत सारे केस लॉज के थ्रू डेवलप हुआ है। और कौन से केस लॉज मैम, इंडियन केस लॉ का ना बाबा ना, इंडियन में इतने अच्छे से केसेस डिसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। इंडिया का जुडिशरी इतना अच्छा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो हमारा जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है वो आया है यूके के केस लॉ से। और आप लोग को पता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मोस्टली यूके के इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यूके के बहुत सारे कोर्ट में ऐसे केसेस हुए थे, तो उन केसेस से इंस्पिरेशन लेकर के हमारा बनाया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गई मैम इसके रिस्पेक्ट में कोई प्रॉपर पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है, इट इज डिराइव फ्रॉम केसेस, दैट टू फ्रॉम यूके केस लॉज, राइट। और दूसरी नॉलेज हमें ये पता चल गई कि टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड which is derived from totum and totum is a Latin word जिसका मतलब होता है कुछ ना कुछ गलत काम करना, कुछ ना कुछ रॉन्ग काम करना, ठीक है। अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो क्या सारे ही गलत काम करने को हम टॉट बोलते हैं, द आंसर इज नो। क्या सारे ही गलत काम करने को हम टॉट बोलेंगे, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि गलत काम दो तरह के हो सकते हैं, वन इज सिविल रॉन्ग, अनदर इज क्रिमिनल रॉन्ग। अब आप लोग पूछेंगे मैम मैम ये सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है। तो सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसमें थोड़ी सी मेरी हैंडराइटिंग गंदी आई है, हैंडराइटिंग के लिए माफ करें क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है, ठीक है। बट हाँ समझ जाएंगे आप लोग इस खिचड़ी को भी मेरे हिसाब से। अगर किसी को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। ओके तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है। देखो सिविल रॉन्ग मतलब कोई प्राइवेट रॉन्ग, सिविल रॉन्ग मतलब कोई प्राइवेट रॉन्ग। जैसे मान के चलो कि बाबूराव गणपत राव आपटे अपना वो हेरा फेरी वाला राजू और हेरा फेरी वाला श्याम तीनों आपस में बात कर रहे थे। बाबूराव ने कुछ बोला उल्टा पुल्टा और वो अपना राजू तो है ही बदमाश, उसने क्या किया बाबूराव को एक खींच के मार दिया, ठीक है। तो अब जब राजू ने बाबूराव को एक खींच के मारा तो बाबूराव ने बोला खोपड़ी फोड़ साले का खोपड़ी फोड़। तो इस झापड़ मारने वाले एक्ट से क्या पूरी सोसाइटी को कुछ फर्क पड़ेगा, वो बाजू में श्याम खड़ा खीखी खीखी हंस रहा था उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। मतलब जो सिविल रॉन्ग होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के अगेंस्ट में होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में होता है, उससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिविल रॉन्ग इज व्हाट, सिविल रॉन्ग इज अ प्राइवेट रॉन्ग एंड which is conducted against a particular person, उससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को फर्क पड़ता है। समझ में आया क्या, वेरी गुड आशीष, यस ये प्राइवेट नेचर का होता है, ठीक है। आकाश सिंह मैम लैग हो रहा है, बाकी सबको भी लैग हो रहा है क्या, आई गेस माय इंटरनेट इज फाइन, प्लीज कंफर्म कर दो सबको लैग हो रहा है क्या। अच्छा स्क्रीन इज नॉट क्लियर, वेट लेट मी चेक माय इंटरनेट कनेक्ट।
इज इट फाइन नाउ? इज इट फाइन नाउ? ओके ओके ओके, अंकुश आशीष इज सेइंग यस मैम, क्लियर है, सही है, ओके सही है। चलिए, तो इससे आपको ये समझ में आ गया सिविल रॉन्ग क्या होता है। सिविल रॉन्ग भैया एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में होता है। अगर राजू ने बाबू भैया को एक खींच के झापड़ मार दिया तो उससे सिर्फ बाबू भैया को फर्क पड़ेगा, पूरी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अ टॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन, इसीलिए हम इसको प्राइवेट रॉन्ग भी बोल सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो थोड़ा गंभीर नेचर का होता है। जैसे अगर आप मर्डर करते हैं, तो अगर आप किसी का मर्डर करते हैं तो उससे सिर्फ आपको नहीं पूरी सोसाइटी को फर्क पड़ता है, और इवन अ गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट मर्डर। अब मान के चलो एक अकेला अजनबी था, उसका ना कोई रिलेटिव था ना कोई था, किसी बंदे ने जाके, मोदी जी ने जाके उसका मर्डर कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ मोदी जी आते हैं एग्जाम्पल्स लेने के लिए, ठीक है, आप लोग जाके बता मत दीजिएगा। ठीक है, मान के चलो क्या क्या मोदी जी ने क्या कर दिया, एक अकेले बेचारे लोनर भैया का मर्डर कर दिया, तो गवर्नमेंट तो खुद मोदी जी है। ठीक है, तो कौन, यानी कि कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मोदी जी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कोर्ट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज डन क्रिमिनल रॉन्ग। जैसे अब आप चोरी करते हैं, तो अगर आपके पड़ोसन में चोरी होती है तो आप अपने घर में अगले दिन से दो ताला लगाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि चोरी वाला जो काम है वो क्रिमिनल रॉन्ग है, और उससे पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझ जाओ, जब आप कोई ऐसा गलत काम करते हैं जिससे पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी को फर्क पड़ता है, दैट इज नोन एज पब्लिक रॉन्ग, एंड अ पब्लिक रॉन्ग इज व्हाट नोन एज क्रिमिनल रॉन्ग। अब एक बेसिक पिक्चर आपके माइंड में तैयार हो गई होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविल रॉन्ग एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल रॉन्ग। अब मैम जो सिविल रॉन्ग होते हैं ना वो उतने गंभीर नेचर के होते नहीं है। मतलब बेसिकली अब मैंने झापड़ मार दिया, तो क्या मेरे को झापड़ मारने की जुर्म में कोई जेल में डाल सकता है? नहीं ना, उसको सीधा सीधा बोल देंगे कि यार तुमने झापड़ मारा, उसकी इंसल्ट की, तुम दो उसको 1000 रुपए जुर्माना दे दो। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन यानी पैसे के भाव में कुछ क्लेम देना पड़ सकता है, कुछ डैमेजेस देना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि सिविल रॉन्ग करने के लिए आपको कोई जेल में डाल देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि सिविल रॉन्ग करने के लिए आपको जेल हो जाती है या बड़ी बड़ी पनिशमेंट मिलती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप कोई क्रिमिनल रॉन्ग करते हैं, तो प्रॉपर उसके लिए लॉज बनाए गए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पीनल कोड। तो ये प्रॉपर लॉ है जो प्रिस्क्राइब करता है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सजा मिल जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, अगर आप मर्डर करते हैं तो आपको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा भी मिल सकती है, इतनी बड़ी सजा मिल सकती है। तो जब आप क्रिमिनल रॉन्ग करते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट ना आपको पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आई सबको? विपिन बोल रहा है आशीष को 1000 रुपया मिलेगा। यस खुशी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन, पेनाल्टीज, इवन डेथ भी हो सकता है किसमें? क्रिमिनल रॉन्ग में। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं एक बात बताऊं, अब सिविल, आपको पता है सिविल केसेस से डील करने के लिए, क्रिमिनल केसेस से डील करने के लिए अलग अलग कोड्स बनाए गए हैं। गुनीत मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट अलग होता है, क्रिमिनल कोर्ट अलग होता है। तो अगर कोई सिविल रॉन्ग हुआ है तो उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, कोई क्रिमिनल रॉन्ग हुआ है तो उसके लिए आप क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे। कौन से एक्ट के अंदर? सिविल रॉन्ग्स के लिए प्रॉपर सिविल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स के अंदर देयर इज अ प्रॉपर लॉ विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पीनल कोड। एग्जाम्पल बता दो मैम, अभी तो बताया, वो मैंने आशीष को झापड़ मार दिया था वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी मतलब किसी को कुछ फिजिकली नुकसान पहुंचाना। डिफेमेशन यानी किसी की रेपुटेशन खराब करना। मैं अगर मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हूँ कि मोदी जी ऐसे है, मोदी जी वैसे है, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं मोदी जी की रेपुटेशन खराब कर रही हूँ, मतलब आई एम डूइंग डिफेमेशन। नेक्स्ट इज ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग मतलब दिन दहाड़े किसी के घर में घुस जाना। अब जैसे मेरे को ना शाहरुख खान का बंगला बहुत पसंद है, मन्नत है उसके बंगले का नाम, मेरे को उसका बंगला बहुत पसंद है। मैं क्या की, एक दिन चोरी से रात को देखी कोई नहीं है, नहीं मेरा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो सलमान खान, ठीक है, सलमान खान को शाहरुख खान का बंगला बहुत पसंद है, तो सलमान खान ने क्या किया, एक दिन रात को चुपके से गया शाहरुख खान के बिल्डिंग से ऊपर दीवार से कुदाक मार के अंदर चला गया और मस्त स्विमिंग पूल में उसके नहा लिया।
अब इसको क्या बोलेंगे? किसी के घर में उसके बिना परमिशन के घुसने को बोलते हैं ट्रेसपासिंग। किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की जायदाद में, किसी की प्रॉपर्टी, घर, बिल्डिंग, कहीं भी अगर आप बिना परमिशन के घुसते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग, और इसे बोला जाता है टॉर्ट। ये सारे टॉर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहां बोला जाएगा आपने टॉर्ट कमिट किया, मतलब आपने सिविल रॉन्ग किया। अब क्रिमिनल रॉन्ग का एग्जाम्पल, क्रिमिनल रॉन्ग का एग्जाम्पल बहुत ईजी है। मर्डर करना, चोरी करना, थेफ्ट करना, किडनैप करना, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, डकैती, ऑल दिस आर क्रिमिनल नेचर। व्हाई? बिकॉज ये सारे काम अगर आप करेंगे ना तो आपको जेल भी हो सकती है, आपको कोई भी पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और जेल मिल सकती है। तो अब एक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग। इतना क्लियर हुआ? आकांक्षा पूछ रही है मैम असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट भी मैं बताऊंगी। देखो क्या होता है, जब आप सिर्फ किसी को डराते धमकाते हैं कि मैं तेरे को मार दूंगा तो उसे बोलते हैं असॉल्ट। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि असॉल्ट क्या होता है, बैटरी क्या होता है, सारा चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक प्यारा सा चार्ट दिखाया था, ये चार्ट बड़ा ही काम का है और ये आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। सबसे पहले मैंने बताया था मैम अगर कुछ गलत काम करते हैं तो रॉन्गफुल एक्ट दो तरह का हो सकता है, वन इज सिविल एंड अनदर इज क्रिमिनल। तो सिविल और क्रिमिनल का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब सिविल रॉन्ग भी दो तरह का हो सकता है, जिसमें से कुछ तरह के सिविल रॉन्ग को बोला जाता है टॉर्ट और कुछ तरह के सिविल रॉन्ग को बोला जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है अगर पूछे ना तो एक फ्लाइंग चाटा मिलेगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि याद है लास्ट चैप्टर हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बहुत बड़ा सा टॉपिक था कि अगर आप अपना वादा करके नहीं निभाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैंने मुकेश अंबानी को वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटी की शादी में आके गाना गाऊंगी और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो वो मैंने मुकेश अंबानी के साथ गलत किया तो इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट। क्या ये क्रिमिनल है? नहीं मैम, सिविल रॉन्ग है। बट क्या ये टॉर्ट है? नहीं, दिस इज नॉट अ टॉर्ट, दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो सिविल रॉन्ग बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक टॉर्ट और एक कोई दूसरा सिविल रॉन्ग जो कि क्या हो सकता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मैम अब आप बता दो कि टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है? टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है? ब्रीच ऑफ टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट अ सेकेंड, मुझे आप लोगों के चैट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ओके। देखिए होता क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैंने दीपाली को बोला, दीपाली क्या तुम मेरा फोन 10,000 रुपए में खरीदोगी? और अगर तुम बाद में मना करती हो ना कि तुम अगर नहीं खरीदोगी तो तुम्हें मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे, मुझे फिर मेरे मार्केट में मान के चलो मैंने 9,000 में बेचा फोन, तो मैंने उसको बोला मेरा 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तुम मुझे 1,000 रुपए दोगी। तो जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो उस केस में कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा वो पहले से डिसाइडेड होता है। और वो कौन डिसाइड करता है? पार्टीज डिसाइड करते हैं। जैसे मान के चलो मेरे को रिलायंस में मस्त जॉब मिल गई, मुकेश भैया ने बोला इशिका क्या तुम मेरी कंपनी में सीएस बनोगी, क्या तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय बनोगी? मैंने बोला हाँ भैया ठीक है। और मैं मुकेश भैया की कंपनी में क्या बन गई? एम्प्लॉय। मैं उनकी कंपनी में जॉब करने लग गई रिलायंस में और हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मुकेश भैया ने बोला कि अगर तुम 3 साल से पहले मेरे को छोड़ के जाती हो ना तो तुम्हें 1,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना यानी कॉम्पेंसेशन। तो यहां मेरे और मुकेश भैया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और पहले से डिसाइडेड था कि अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती हूं तो मुझे 1,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो डैमेजेस होते हैं ना वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लिक्विडेटेड का मतलब कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं और वो एडवांस में यानी पहले से डिसाइडेड रहता है। लेकिन टॉर्ट के केस में क्या पहले से डिसाइडेड रहता है? नहीं मैम, टॉर्ट के केस में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। अब शाहरुख खान क्या कभी सोचा था कि कोई बाहर वाला अजनबी आके मेरे स्विमिंग पूल में नहा लेगा? नहीं सोचा होगा ना। तो इस केस में अब उसका स्विमिंग पूल गंदा कर दिया, मान के चलो वो 100 दिन से नहाया हुआ नहीं था और वो आके शाहरुख खान के स्विमिंग पूल में नहा लिया तो उसका स्विमिंग पूल पूरा गंदा हो गया। अब इस केस में उसको सजा कितनी मिलेगी, उसको कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा, ये तो पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो इस केस में शाहरुख खान रोते रोते किसके पास जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा। कोर्ट को बोलेगा कोर्ट
मेरे को कॉम्पेंसेशन चाहिए, इस बंदे ने आकर के ट्रेसपासिंग की, इस बंदे ने आकर के मेरे स्विमिंग पूल में नहा लिया, पूरा गंदा कर दिया, मेरे को इंसाफ चाहिए, इस बंदे को बोलो मेरे को कॉम्पेंसेशन देगा। तो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी। और कब? बाद में डिसाइड होती है, जब कोर्ट में केस जाता है, पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है। तो दिस इज नोन एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो आपको समझ गया कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए जो डैमेजेस होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। बट टॉर्ट के केस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो डैमेजेस पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के केस में ड्यूटीज कौन इंपोज करता है? पार्टीज। अब मेरे और मुकेश अंबानी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं उसके यहाँ 3 साल काम करूंगी, तो ड्यूटी किसने इंपोज की? हम दोनों ने मिलके, मैंने और मुकेश भैया ने मिलके। सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज इंपोज बाय पार्टी। बट टॉर्ट के केस में क्या शाहरुख खान और वो बाहर वाला बंदा जो आके नहा लिया उसके स्विमिंग पूल में, उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं। तो पार्टीज ने तो आपस में कोई ड्यूटी इंपोज नहीं की, लेकिन लॉ बोलता है कि शाहरुख खान के पास राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी में। और राइट टू प्रॉपर्टी मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कोई उसके बिना परमिशन के घुस नहीं सकता। ठीक है, तो लॉ इंपोज करता है ये ड्यूटी कि आप किसी की प्रॉपर्टी में अगर घुसते हैं तो उससे परमिशन लीजिए, ऐसे बिना परमिशन के किसी के जगह में नहीं घुस सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूटी कौन इंपोज करता है? लॉ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और इससे आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। वेरी गुड आशीष, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पहले से डिसाइडेड रहता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिक्विडेटेड है वो प्री फिक्स्ड रहता है, प्री यानी पहले से, और जो अनलिक्विडेटेड है वो फिक्स नहीं रहता है, मतलब पहले से फिक्स नहीं रहता है। और लिक्विडेटेड डैमेजेस किस केस में मिलता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में मिलता है। कौन डिसाइड करता है? मैडम पार्टीज लोग डिसाइड करते हैं, पहले से डिसाइडेड रहता है। देखो हिंदी में लिखा हुआ है कितने प्यार से, पहले से। थोड़ी सी हैंडराइटिंग खराब है, एडजस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद अनलिक्विडेटेड डैमेजेस किस केस में मिलता है मैडम? टॉर्ट के केस में मिलता है। और कौन डिसाइड करती है डैमेजेस? कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करती है, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी गिव मी थम्स अप। थम्स अप भेजो चैट में जल्दी से। आशीष बोल रहा है मैडम राइटिंग अच्छी है। देखो ऐसे दिल रखने के लिए नहीं बोलते आशीष। चलो सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसको एक बार बुक से रीडिंग ले लेते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है किस खेत की मूली। टॉर्ट मतलब सिंपली गलत काम करना, और वो भी आप समझ गए हैं कि सारे गलत काम करना नहीं, सिर्फ सिविल रॉन्ग करना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द वर्ड टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड। ये तो पता है हमें मैडम, अभी तो पढ़ा कि टॉट कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। और उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है रॉन्ग। आगे, द वर्ड टॉट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉटम। टॉट कहां से आया? लैटिन वर्ड से आया टॉटम, और जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, मतलब सीधा काम नहीं करना, उल्टा काम करना, टेढ़ा काम करना। Thus simply tort means wrong, but every wrong is not a tort. Tort is a kind of civil wrong as opposed to criminal wrong, and wrongs in law are either public or private. यहाँ वही बात बोली गई है कि सारे wrong जो है tort नहीं होते हैं। tort एक प्रकार का civil wrong है, it is not a criminal wrong। क्यों? क्योंकि tort करने के लिए आपको कोई जेल की सजा नहीं देता है, आपको सिर्फ monetary compensation यानी कि damages भरपाई करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे, broadly speaking public wrong are the violation of public law, hence amounts to offense against the state। डिफरेंस बताया है क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग के बीच में। जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है एक प्रकार का पब्लिक रॉन्ग होता है, जो समाज के अगेंस्ट होता है, सोसाइटी के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, राइट। सो इट इज द वायलेशन ऑफ स्टेट लॉ विच अमाउंट्स टू ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, वाइल प्राइवेट रॉन्ग आर द ब्रीच ऑफ प्राइवेट लॉ। लेकिन प्राइवेट रॉन्ग यानी कि सिविल रॉन्ग क्या होता है? किसी के प्राइवेट लॉ यानी कि प्राइवेट राइट को ब्रीच करना, रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। पब्लिक रॉन्ग आर क्राइम are those wrong which are made punishable under the penal law belonging to the public law group। जो public wrong होते हैं वो लॉ के द्वारा पनिशेबल होता है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट वगैरह की सजा मिल सकती है। और कौन से लॉ के द्वारा? इंडियन पीनल कोड प्रोवाइड करता है कि क्या सजा मिलती है क्राइम के केस में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसका प्रोसेस बताता है। ठीक है, आगे अब देखो,
टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अभी पढ़े थे यहाँ पर कि टॉर्ट जो है वो अलग होता है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि ड्यूटी अलग होता है। तो यहाँ मैं ड्यूटी को स्लैश करके ट्रस्ट भी लिख सकती हूँ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ड्यूटी। टॉर्ट अलग होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूटी अलग होता है। क्यों? अभी पढ़े थे हम लोग, क्योंकि टॉर्ट के केस में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। ठीक है, इतना क्रिस्टल क्लियर। आगे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेमेडी। हमें पता है हम कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग को, नेचर ऑफ रेमेडी के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि सिविल रॉन्ग में सिर्फ और सिर्फ कॉम्पेंसेशन भरपाई करनी पड़ती है, लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग में आपको जेल की सजा और पनिशमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, अब मैम आपको तो पता है कि टॉर्ट का प्रॉपर कोई लॉ ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर लेजिस्लेशन फॉर टॉर्ट, बट स्टिल द वर्ड टॉर्ट इज डिफाइंड इन वन ऑफ द एक्ट विच इज नोन एज लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और भी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो बताता है कि आपका राइट कब तक लिमिटेड रहेगा, टाइम बार कब हो जाएगा आपका राइट, वो बताता है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन के सेक्शन 2 क्लॉज एम में टॉर्ट डिफाइंड है एंड व्हाट, वो सिंपल बोलता है कि टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां भी वही बोल रहा है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अलग होता है, टॉर्ट अलग होता है, हालांकि दोनों ही एक तरह के सिविल रॉन्ग है। अब बहुत सारे हमारे भाई साहब लोग ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। सैलमन भाई साहब ने अलग डेफिनेशन दी है, फ्रेजर ने अलग डेफिनेशन दी है, विनफील्ड ने अलग डेफिनेशन दी है, और घुमा फिरा के ना सबका मतलब एक ही है। तो क्या आपको सारे डेफिनेशन रटने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। बस आप एक किसी का ना कॉमन एक वर्ड पकड़ लो और उस वर्ड से समझ लो कि अगर ये वाला डेफिनेशन है ना तो वो सैलमन भैया ने दिया है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ना आपको क्या हो जाएगा, आपको हो सकता है अगर आईसीएसआई का बहुत दिमाग फिर गया ना तो वो आपको ये स्टेटमेंट दे देगी एग्जाम में और बोलेगी बताओ ये कौन से भैया ने डेफिनेशन दिया है, और ऑप्शन में दे देगा सैलमन, फ्रेजर, विनफील्ड, नन ऑफ द अबव, ऐसा कर देगा आपको एग्जाम में। तो आपको पूरी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। टॉर्ट का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग बस इतना देख लो कि किसकी कौन सी डेफिनेशन है, उसके लिए बस एक की पॉइंट, एक की हाईलाइट को पकड़ लो। जैसे कि इस केस में रेमेडी वर्ड आ रहा है, इस फर्स्ट वाली डेफिनेशन में रेमेडी वर्ड आ रहा है जो कि बाकी दोनों डेफिनेशन में नहीं है। तो आप लोग ऐसा पढ़ लो कि सैलमन वाले भैया की डेफिनेशन में रेमेडी है, जिसको हम शॉर्ट में मेमोरी टेक्निक दे देते हैं SR। SR मीन्स कंपनी लॉ वाले चैप्टर में पढ़े हो ना, स्पेशल रिजोल्यूशन को हम शॉर्ट में SR पढ़ते हैं। तो SR कर लो, SR SR SR, मतलब अगर रेमेडी वाली डेफिनेशन है मतलब वो S भैया ने दी है, SR सैलमन भैया ने दी है। ठीक है, आप लोग का MCQ पेपर है, पूरा डेफिनेशन तो आप लोग को लिखने का है नहीं। टॉर्ट का मतलब तो आप लोग वैसे भी समझ लिए हैं, तो बस आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। अब देख लो ये वाली डेफिनेशन में आप इंफ्रिंजमेंट देख सकते हैं। इंफ्रिंजमेंट इस वाली डेफिनेशन में, बाकी दूसरी डेफिनेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसको आप FI शॉर्टकट दे सकते हैं, FI फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर इसमें राइट इन रैम भी ले सकते हैं और इसका शॉर्टकट FR भी दे सकते हैं। कैसे? नहीं, FR दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, RR हो जाएगा, वही वाली करो। इसमें इंफ्रिंजमेंट है जो बाकी डेफिनेशन में नहीं है, तो इसका शॉर्टकट हो जाएगा FI। F वाले भैया के साथ I है, तो फ्रेजर के साथ क्या हो जाएगा, इंफ्रिंजमेंट वाली डेफिनेशन है। FI स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इज शॉर्टकट टू रिमेंबर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ के लिए, क्योंकि आपको टिक करना रहेगा बस। ठीक है, उसके बाद विनफील्ड भैया ने कौन सी डेफिनेशन दी है? टॉर्टियस लाइबिलिटी वाली। क्यों? क्योंकि टॉर्टियस लाइबिलिटी और किसी डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, WL फॉर वो जो ट्रेन की वेटिंग लिस्ट होती है ना, वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो WL फॉर वेटिंग लिस्ट। तो जहां भी विनफील्ड है, विनफील्ड वाले भैया के साथ लाइबिलिटी आ रही है, तो WL। सो दिस इज अ टेक्निक जस्ट टू रिमेंबर कौन से भैया ने कौन सी डेफिनेशन दी है। पूरी डेफिनेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। टॉर्ट का जो मतलब होता है वो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टॉर्ट को बताया गया है कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस डेफिनेशंस, और ये सारी डेफिनेशन का क्रक्स भी दिया हुआ है नीचे।
तो इन सारी डेफिनेशन का मतलब है कि टॉर्ट इज अ स्पीसीज ऑफ सिविल रॉन्ग एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग। टॉर्ट एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। दैट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। और इसका एक ये कंक्लूजन निकला कि सारे ही सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा मैम कुछ ऐसे सिविल रॉन्ग भी होते हैं जो टॉर्ट नहीं है, जैसे कि मैडम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ट्रस्ट, सिविल रॉन्ग तो होते हैं लेकिन टॉर्ट नहीं होते हैं। तो आप मेरे को बताओ क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं? मेरे को बताओ क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं? जल्दी से। नहीं। रंजीत इज सिंह नहीं। अरे बाकी सब भी तो बताओ। रंजीत, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं मैम, नो। क्यों? क्योंकि कुछ अदर सिविल रॉन्ग भी तो होते हैं ना। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या सारे टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं? सेकंड क्वेश्चन, क्या सारे टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं? फिर से नो बोल रहे हो? अच्छा, पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्या? आकांक्षा इज सेइंग यस, बिल्कुल सारे टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग होते हैं। तो इससे मैं क्या एक जनरल कंसेप्ट बना सकती हूँ? इस लाइन को ना दो तीन बार सोते सोते रिवाइज कर लेना। कोई नींद में भी पूछे ना तो बता देना क्या कि मैडम ऑल टॉर्ट्स आर रॉन्गफुल एक्ट बट ऑल रॉन्गफुल एक्ट्स आर नॉट टॉर्ट। और मैं एक और लाइन लिख सकती हूं कि ऑल टॉर्ट्स आर सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज होके एग्जाम में अगर इसको गलत किए ना तो भगवान माफ नहीं करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश टॉर्ट फ्रॉम अ क्राइम। थैंक यू हर्षिल। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश अ टॉर्ट फ्रॉम अ क्राइम। टॉर्ट और क्राइम दोनों अलग अलग होते हैं और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट भी अलग होते हैं। टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग होते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि टॉर्ट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली टॉर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अप्रोप्रिएट रेमेडी। उसी बात को दोबारा लिख दिया है। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल का काम है रिपीटेटिव चीज देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक जनरल चीज है कि क्योंकि टॉर्ट का कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर लेजिस्लेशन गवर्निंग टॉर्ट, इसलिए देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। हाँ, वो जो ऊपर आपने डेफिनेशन पढ़ी वो अलग अलग एक्ट में और अलग अलग भाई साहब ने दे रखी है, बट देर इज नो प्रॉपर लेजिस्लेशन ऑफ टॉर्ट। इसलिए ऐसा एकदम एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया है कि हाँ बस ये और टॉर्ट में आएगा, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। तो मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई एक्टिविटी टॉर्ट है कि नहीं है? There is no proper definition of tort. There is no fixed catalog of tort. तो how will we decide that an act is a tort or not? तो उसके लिए हम तीन चीज देखेंगे मैम। अगर ये तीन चीजें हो रही है मतलब क्या हो रहा है? टॉर्ट हो रहा है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो टॉर्ट हो रहा है। 1 2 3। अब एक बार यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है। देयर आर सर्टेन जनरल कंडीशंस जो कि जरूरी है एक टॉर्ट होने के लिए। तीन कंडीशंस दी हुई है। अब इसको एक बार रीड लो। एज स्टेटेड अर्लियर देयर इज नो फिक्स कैटलॉग ऑफ सर्कमस्टेंसेस। प्रॉपर कोई कैटलॉग नहीं है, ठीक है, प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है कि हाँ गिन के यही चार चीजें टॉर्ट में आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विच अलोंग एंड फॉर ऑल दी टाइम मार्क द टाइम लिमिट ऑफ व्हाट अ टॉर्ट। सर्टेन सिचुएशन हैज बीन हेल्ड टू बी टॉर्ट and will continue to be so in the absence of any statutory repeals. Another has not been considered as tort. Generally as per the past cases, कुछ केसेस को टॉर्ट माना ही जाता है। जैसे अगर मैंने झापड़ मार दिया मतलब मैंने टॉर्ट कर दिया। अगर मैं किसी के घर में बिना परमिशन के घुस गई मतलब मैंने टॉर्ट कर दिया, ठीक है। However, certain general conditions has been laid down. लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि हाँ अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज टॉर्ट। अब एक जनरल बात दी हुई है कि किसको हम टॉर्ट फीजर बोलते हैं, किसको हम प्लेंटिव बोलते हैं। जैसे अब मान के चलो ये एक बंदा है, ब्लू वाला बंदा हमारा बदमाश बंदा है। बदमाश बंदा यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम है सलमान। मुझे पसंद नहीं है सलमान, तो ये बदमाश। अच्छा, जिसको सलमान पसंद होगा वो मेरे को डांटना मत, ठीक है। अब देखो ये लाल वाला बंदा है, हमारा शाहरुख। वैसे मुझे शाहरुख भी नहीं पसंद है बट ठीक है।
तो एक ये ब्लू वाला बंदा है और एक ये लाल वाला बंदा है शाहरुख। अब सलमान ने क्या किया, इसका बड़ा सा बंगला देखा और बंगले में ना मस्त स्विमिंग पूल था। सलमान 100 दिन से नहाया हुआ नहीं था, तो उसने जाकर के इसके स्विमिंग पूल में ना नहा लिया मस्त। तो सलमान खान ने क्या किया, गंदा बंदा है ये, टॉट किया। टॉट किसके साथ हुआ, इस बेचारे बंदे के साथ हुआ। तो ये जो नीला वाला बंदा है ना, इसको हम बोलते हैं टॉट फीजर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड यानी कि बेचारी पार्टी जिसके साथ गलत हुआ है, और जिसके साथ गलत होता है ना वो फाइनली जाके कोर्ट में केस करता है। तो जो कोर्ट में केस करता है ना उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट केस होता है ना उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये जो बंदा है जो टॉर्ट करता है उसको हम दो नाम दे सकते हैं, पहला टॉर्ट फीजर, दूसरा डिफेंडेंट। और जो जिसके साथ टॉर्ट होता है उसको भी हम दो नाम दे सकते हैं, पहला अग्रीव्ड पार्टी और दूसरा प्लेंटिफ। समझ में आया क्या? समझ में आ गया। चलिए अब इसको रीड ले लो। यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है कि इन जनरल अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन बाय डिफेंडेंट, ब्रैकेट में टॉर्ट फीजर, यानी कि जो टॉर्ट करता है उसको हम डिफेंडेंट भी बोलते हैं और टॉर्ट फीजर भी बोलते हैं, वेयर बाय ही हैज विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज कॉज सम हार्म टू प्लेंटिफ, और उसके वजह से दूसरे बंदे को कोई नुकसान हो जाता है। जब हम कोई ऐसा गलत काम करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो जाता है, मतलब मैंने उसके साथ टॉर्ट किया और मेरे को बोला जाएगा टॉर्ट फीजर, उसको बोला जाएगा प्लेंटिफ, वो मेरे अगेंस्ट केस करा जाएगा तो मेरे को भी बोलेंगे डिफेंडेंट। तो मेरे दो नाम है, वन इज टॉर्ट फीजर, अनदर इज डिफेंडेंट, और जिसके साथ मैंने टॉर्ट किया वो हो जाएगा प्लेंटिफ। अब आगे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, टू कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट देयर मस्ट बी दिस 3 कंडीशंस फुलफिल। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी उसको टॉर्ट माना जाएगा। और वो कौन सी 3 कंडीशन है मैम? सबसे पहली कंडीशन है कि कोई ना कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए ऑफ द डिफेंडेंट। बाकी दोनों कंडीशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पहली कंडीशन पे फोकस करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है रॉन्गफुल, और रॉन्गफुल के साथ कुछ लिखा हुआ है मैम एक्ट और ओमिशन। मतलब चाहे आप रॉन्गफुल एक्ट करो चाहे आप रॉन्गफुल ओमिशन करो, इसको टॉर्ट माना जाएगा। पहली कंडीशन है कि आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन किया। चलिए अब इसको समझते हैं। रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन। अब देखो, आपको पता है टॉर्ट मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ गलत काम किया, लेकिन वो जो गलत काम किया ना वो लीगली रॉन्ग होना चाहिए, तभी उसको बोला जाएगा कि वो रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल ओमिशन है। कब बोला जाएगा? जब मैंने कोई लीगली गलत काम किया, मैंने कोई लीगली गलत काम किया। और ये कब बोला जाएगा कि मैंने कोई लीगली गलत काम किया? ये तब बोला जाएगा जब मेरे काम करने से किसी के लीगल राइट को इफेक्ट होगा। जैसे कि हर किसी के पास राइट होता है, राइट टू रेप्यूटेशन। कोई उनकी ऐसे ही बदनामी नहीं कर सकता, झूठी झूठी अफवाहें नहीं फैला सकता। तो अगर मैं मोदी जी के खिलाफ उल्टी सीधी बात बोल रही हूँ और उनका रेपुटेशन खराब कर रही हूँ, बहुत गंदी गंदी बात बोल रही हूँ उनके अगेंस्ट, वैसे मैं ऐसा करूंगी नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक भी एग्जाम्पल को पर्सनली मत लेना, बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। मान के चलो मैं एकदम मोदी जी को उल्टा सीधे बात बोल रही हूँ, तो मोदी जी के राइट, लीगल राइट को अफेक्ट कर रही हूं मैं, तो यहां माना जाएगा मैंने उनके साथ टॉर्ट किया। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के लीगल राइट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाएगा मैंने लीगली गलत काम किया। तो टॉर्ट होने के लिए आपका काम क्या होना चाहिए? लीगली गलत। और ये कब बोला जाएगा कि आपने लीगली गलत काम किया? जब आप किसी के लीगल राइट को, मार्क माई वर्ड, लीगल राइट, जब आप किसी के लीगल राइट को प्रेजुडिशली अफेक्ट करेंगे। अब उसका लीगल राइट माने उसका लीगल राइट यानी कि उसका प्राइवेट राइट, जैसे कि राइट टू रेप्यूटेशन, उसके पास राइट है कि कोई उसके बारे में उल्टा पुल्टा झूठी अफवाह नहीं फैला सकता। और अगर मैं किसी के लीगल राइट को अफेक्ट करती हूँ, किसी की बेइज्जती करती हूँ बिना प्रूफ के, तो उसको बोलता है डिफेमेशन करना। अब जैसे एक बंदे के पास राइट होता है बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम का, मेरे पास फ्रीडम है, मैं जहां चाहे वहां जा सकती हूँ, जहां चाहे वहां घूम सकती हूँ, कोई मेरे को रोक सकता है क्या? और मान के चलो एक बंदा आया, मस्त काला कलर का पूरा मास्क लगा रखा था, चेहरा छुपा रखा था, गुंडा टाइप का दिख रहा था, उसने क्या किया, मेरे को ना मेरे घर में ही बंद कर दिया, एक रूम में बाहर से ताला लगा दिया और चाबी ऐसे फेंक दी। तो
यहाँ तो मेरी जो बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम वाला राइट है वो तो हार्म हो रहा है ना। क्यों? मेरे पास राइट है बाहर जाने का, जहां मन चाहे जाने का। कोई मेरे को ऐसे रोक नहीं सकता कि तुम एक कमरे में बंद रहो, तुम कहीं मत जाओ। तो उसने मेरे पर्सनल राइट को, मेरे प्राइवेट राइट को अफेक्ट किया, तो ये बोला जाएगा उसने मेरे लीगल राइट को अफेक्ट किया। और जब आप किसी के लीगल राइट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाएगा आपने रॉन्गफुल एक्ट किया। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि मेरे को कमरे में बंद कर दिया, उसको बोलते हैं फॉल्स इंप्रिजमेंट। ये सबको डिटेल में बाद में फिर से पढ़ेंगे। अब जैसे मेरा प्राइवेट राइट होता है राइट टू प्रॉपर्टी, मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी, कोई मेरे घर में बिना परमिशन के घुस नहीं सकता, उसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग। तो ये सारी चीजें अगर कोई करता है मतलब मेरे प्राइवेट राइट, मेरे लीगल राइट को अफेक्ट कर रहा है, और कोई भी मेरे प्राइवेट राइट लीगल राइट को अफेक्ट करता है तो उसने रॉन्गफुल एक्ट किया। अब इतना तो मैम बहुत डिटेल में आप समझ गए मैम। रॉन्गफुल एक्ट एक चीज, ये मिट क्यों गया? रॉन्गफुल एक्ट। अब मेरे को ये बताओ रॉन्गफुल ओमिशन क्या होता है? रॉन्गफुल ओमिशन मतलब आपको कोई काम लीगली करने का था लेकिन आपने नहीं किया, ओमिट कर दिया, ओमिट कर दिया, नहीं किया। अब इसको हम बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है मैडम, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि यहाँ मस्त एक स्विमिंग पूल था। आज मेरे को ना स्विमिंग पूल वाले एग्जाम्पल ध्यान में आ रहे हैं। किसी को तैरना आता है? ये मस्त से क्या है? स्विमिंग पूल है। ठीक है मैडम, स्विमिंग पूल है। अब ना एक छोटा सा बच्चा है यहाँ और इसका नाम है तैमूर। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा मस्त स्विमिंग सीख रहा है और उसका नाम है तैमूर। ठीक है, अब यहाँ स्विमिंग पूल के आजू बाजू ना कुछ लोग खड़े थे। ऐसे लोग हैं, नहीं जानते तैमूर को पर्सनली। अब क्या हुआ, अचानक से तैमूर का हाथ पैर काम करना बंद कर गया और तैमूर भैया डूबने लग गए और वो ऐसे छटपटाने लग गए, बचाओ बचाओ बचाओ। और ना ये लोग ने ना देख रहे हैं खड़े होके मस्त ऐसे, लेकिन ना बचाने नहीं गए, बचाने नहीं गए। तो क्या यहाँ ये माना जाएगा कि इन लोगों ने तैमूर के साथ टॉट किया? हंसो नहीं, बताओ क्या ये माना जाएगा कि इन लोगों ने तैमूर के साथ टॉट किया? नो, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड वैष्णवी, नो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या इन लोगों की लीगल ड्यूटी बनती है कि किसी को भी डूबते हुए बचाए? नहीं, मोरली देखा जाए तो सही है बट दिल पे मत लो, आपकी लीगल ड्यूटी नहीं बन रही है यहाँ। क्यों? क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। आप कौन जानते हो किसका बच्चा है? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते सैफ अली खान और करीना कपूर को, हमें नहीं पता किसका बच्चा है। तो यहाँ आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं बन रही। यहाँ इन लोगों की कोई लीगल ड्यूटी नहीं है तैमूर को बचाने की, तो इन लोग का कोई काम नहीं था उनको बचाना और नहीं बचाया, तो इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अब मान के चलो इन लोगों को हटा देते हैं। अब यहाँ पर ना कौन खड़ा था? यहाँ पर हमारे बॉलीवुड के ये हैं सैफ अली खान और ये हैं हमारी करीना कपूर जी। जानते हैं कौन है ये लोग? तैमूर के माँ बाप हैं। ठीक है, करीना कपूर खान। ठीक है, अब यहाँ खड़े हैं हमारे बेबो, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर और सैफ अली खान। और यहाँ मस्त तैमूर स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहा है। और अब क्या हुआ? तैमूर डूबने लगा, छटपटाने लगा, मम्मी बचाओ पापा बचाओ। और अब जो है ना सैफ अली खान और करीना कपूर खान ना मस्त खड़े होके ऐसे देख रहे हैं और ना तैमूर को नहीं बचा रहे हैं और तैमूर डूब गया। बता मत देना कोई जाके, मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रही थी। बताओ क्या यहाँ सैफ अली खान और करीना कपूर ने गलत किया? डायरी मिल्क मिलेगी जो सही आंसर देगा। क्या यहाँ सैफ अली खान और करीना कपूर ने टॉट किया? किया? यस, किया। एवरीबडी इज आंसरिंग करेक्ट, बिल्कुल किया। क्यों? क्योंकि बीइंग मदर फादर, बीइंग मदर एंड फादर, इनकी लीगल ड्यूटी बनती है कि ये लोग अपने बच्चे को बचाएं। तो इन लोगों की अगर लीगल ड्यूटी बनती है लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं निभाया, मतलब इन लोग को लीगली लॉफुली कुछ करने का था और इन्होंने नहीं किया, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैडम रॉन्गफुल ओमिशन। आपका लीगल ड्यूटी था करने का बट आपने नहीं किया तो भी आपने टॉट किया। ठीक है, तो रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन बोथ आर कंसिडर्ड एज टॉट। तो पहला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या?
कि रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन क्या होता है। समझ गए। अब बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वही है जो मैंने इजी करके आपको समझा दिया है। एक बार रीड ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रॉन्गफुल एक्ट मतलब एक ऐसा एक्ट विच इज कंप्लेन ऑफ शुड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। देखो इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, जब आपको एक सेंटेंस के अंदर ऐसे 2 कॉमा मिलते हैं ना, तो दोनों कॉमे के बीच वाले को ना ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया करो और उस ब्रैकेट को लास्ट में पढ़ा करो, ठीक है। ये मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया था, मैं आप लोगों को सिखा रही हूं। चलिए, रॉन्गफुल एक्ट मतलब द एक्ट कंप्लेन्ड ऑफ बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड्स टू पार्टी कंप्लेनिंग शुड अंडर द सर्कमस्टेंसेस। यानी कि अगर आपने किसी बंदे के साथ लीगली कुछ गलत काम किया तो वो रॉन्गफुल एक्ट है। इन अदर वर्ड्स इट शुड बी प्रिजुडिशियसली अफेक्टिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। Thus, every person whose legal right is violated, लीगल राइट जैसे कि राइट टू रेपुटेशन, राइट टू बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, is violated without legal excuse, has a right of action against the person who violated them, whether loss result from such violation or not। इसका ये मतलब है कि अगर मैंने किसी के लीगल राइट को अफेक्ट किया तो ये माना जाएगा मैंने लॉफुली रॉन्गफुल एक्ट किया या रॉन्गफुल ओमिशन किया, एंड दैट विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्ट। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट पॉइंट टॉर्ट होने के लिए रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट मैम, रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग व्हाट, मस्ट रिजल्ट इन कॉजिंग लीगल डैमेज टू अनदर। मतलब रॉन्गफुल एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाली बंदी को, बंदे या बंदी जो भी है, उसको क्या हो रहा है, कोई ना कोई लीगल डैमेज हो रहा है। अब मैम लीगल डैमेज क्या होता है, इसको भी एग्जांपल से समझा दो। देखो, अब आप लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज के बीच में कंफ्यूज मत होना। लीगल डैमेज का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसको लीगल इंजरी हो रही है, और लीगल इंजरी का मतलब मैं उसके लीगल राइट को अफेक्ट कर रही हूं। लीगल डैमेज, यहां डैमेजेस नहीं होगा, डैमेज होगा। ठीक है, लीगल डैमेज का मतलब मैं सामने वाले की लीगल राइट को अफेक्ट कर रही हूँ, लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर रही हूँ, भले एक्चुअल डैमेज, एक्चुअल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। इंजरी मतलब सामने वाला का कोई ना कोई लीगल राइट अफेक्ट हो रहा है, जिसको हम लीगल लॉस भी बोलते हैं। और डैमेज मतलब सामने वाले को कोई ना कोई लॉस हो रहा है, या तो पैसों का, या तो प्रॉपर्टी का, या तो कंफर्ट का। डैमेज मतलब सामने वाले को लॉस हो रहा है पैसों का, प्रॉपर्टी का, कंफर्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने अगर ट्रेसपासिंग की, मैं अगर शाहरुख खान के बंगले में बिना बताए घुस गई, तो मैंने उसके लीगल राइट को अफेक्ट किया। उसके पास लीगल राइट टू प्रॉपर्टी है, मैं उसके प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के नहीं घुस सकती, तो यहाँ माना जाएगा मैंने उसको इंजरी दी। इंजरी यानी मैंने उसका लीगल राइट अफेक्ट किया। अब डैमेज मतलब जब मेरे वजह से सामने वाले की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। जैसे मैंने शाहरुख खान का क्या किया, शाहरुख खान की गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया, ऐसे मस्त रॉड लेके ऐसे उसका हेडलाइट फोड़ दिया, तो यहाँ क्या हो गया, भैया उसकी BMW थी, मेरे गाड़ी फोड़ने कितना नुकसान हो गया उसका, लाख 2 लाख रुपए उसका लग जाएगा हेडलाइट बनवाने में। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने उसकी प्रॉपर्टी को लॉस दिया, उसको एक्चुअल जो लॉस होता है, एक्चुअल जो नुकसान होता है, उसको बोलते हैं हम डैमेज। बिल्कुल भी ये दो टर्म में कंफ्यूज मत करना, इंजरी अलग होता है, डैमेज अलग होता है, ठीक है। अब इसको हम 2 मैगजीम से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने MCQ में भी दिया था आप लोगों को। 2 मैगजीम क्या है, एक है इंजुरिया साइम डैमनम, डैमनम साइम इंजुरिया, वो जो अक्षय कुमार का वो है ना मीम, पहले ऐसे इंजुरिया साइम डैमनम, फिर दोनों को अल्टा पल्टी कर दो, डैमनम साइम इंजुरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये लैटिन टर्म है। इंजुरिया मतलब होता है इंजरी, साइन मतलब होता है विदाउट, और डैमनम मतलब होता है डैमेज। तो इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। मतलब आपको इंजरी तो हुई पर एक्चुअल में कोई डैमेज हुआ ही नहीं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्रेसपासिंग, मैं किसी के घर में बिना बताए घुस गई, तो यहां सामने वाले के लीगल राइट तो इफेक्ट हुए, तो इंजरी तो हुई। इंजरी मतलब लीगल राइट इफेक्ट होना, लेकिन डैमेज तो हुआ नहीं। मैंने उसको क्या नुकसान दिया, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ऐसे इधर से घुसी उधर से निकल गई, कुछ डैमेज नहीं हुआ उसको, ना पैसों का कोई नुकसान हुआ, ना प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ।
लेकिन लीगल राइट तो इफेक्ट हुआ, तो इसे हम बोलते हैं जहां इंजरी हुई लेकिन एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ। लीगल राइट तो इफेक्ट हुआ लेकिन एक्चुअल में कोई लॉस ऑफ मनी या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ कंफर्ट नहीं हुआ। तो क्या इस केस में टॉर्ट माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। मतलब डैमेज से फर्क नहीं पड़ता भैया, इंजरी से पड़ता है। वो जो सोनाक्षी सिन्हा का डायलॉग है ना, क्या थप्पड़ से फर्क नहीं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे ही इस लाइन को याद कर लो, दिल दिमाग सब जगह बैठा लो कि डैमेज से फर्क नहीं पड़ता, हमें किससे फर्क पड़ता है? इंजरी से फर्क पड़ता है। डैमेज से फर्क नहीं पड़ता, इंजरी से फर्क पड़ता है। अगर सिर्फ डैमेज हुआ तो हमें कोई लेना देना नहीं है। टॉर्ट होने के लिए इंजरी होना जरूरी है। और इंजरी का मतलब क्या होता है? इंजरी का मतलब होता है सामने वाले की लीगल राइट को अफेक्ट करना। तो इंजरी हुई है तो टॉर्ट हुआ है, डैमेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज नोन एज इंजूरिया साइन डैमनम। क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सिद्धि मिश्रा इज लाफिंग। आशीष इज सेइंग लीगल इंजरी। यस आशीष, आशीष बोल रहा है मैम ने मीम बना के ही समझाया सब हम लोग को। हाँ, तो यही वाली लैंग्वेज, मीम वाली लैंग्वेज तो आप लोगों को समझ में आती है, और थोड़ी कुछ समझ में आता है आप लोगों को। अरे भाई साहिल, बिजनेस कम्युनिकेशन का मेरे से क्यों पूछ रहे हो? दिव्या मैडम से पूछना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जैसे ट्रेसपासिंग, डिफेमेशन, असॉल्ट, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें में सामने वाले को इंजरी होती है। जैसे मैंने अगर मोदी जी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया, उनकी रेपुटेशन खराब कर दी, उनकी रेपुटेशन खराब कर दी, तो यहाँ मैंने उनके लीगल राइट को अफेक्ट किया, और लीगल राइट अफेक्ट हुआ मतलब इंजरी हो गई। इंजरी हो गई तो टॉर्ट हो गया, डैमेज हुआ हो फर्क नहीं पड़ता। डैमेज यानी क्या उनको कोई पैसों का नुकसान हुआ? कहाँ पैसों की कमी है मैडम मोदी जी के पास। क्या उनको कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ? नहीं, लेकिन फिर भी इंजरी हुई है, टॉर्ट हो गया, खत्म। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ट्रेसपासिंग, डेफेमेशन, असॉल्ट, ये सारे केस में इंजरी हो जाती है लेकिन डैमेज नहीं होता है। डैमेज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इंजरी हो गई तो उसको टॉर्ट मान लिया जाएगा। अब सेकेंड मैक्सिम ऐसा, सेकेंड मैक्सिम इज डैमनम साइन इंजूरिया। तो डैमनम मतलब आपको पता है डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी। तो डैमेज विदाउट इंजरी मतलब ऐसे केस जहां डैमेज तो हुआ है, मतलब मैडम नुकसान तो हो गया लेकिन इंजरी नहीं हुई। इंजरी नहीं हुई भाई, खा गया किसी ने इसका। इंजरी, इंजरी नहीं हुई, इंजरी नहीं हुई मतलब सामने वाले का लीगल राइट इफेक्ट ही नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल दे दो मैडम, एग्जांपल देते हैं। चलो एग्जांपल के लिए, वैसे आपके बुक में अच्छा सा एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल लेते हैं। ये मस्त आशीष की ना, ये ग्रोसरी स्टोर है। आशीष मान के चलो मिठाई की दुकान है उसकी, आशीष मिष्ठान भंडार, मस्त मिठाई की दुकान है आशीष की, ठीक है, यहाँ बड़ी सी, और मस्त एकदम पूरे उसके एरिया के सारे लोग मिठाई उसी के पास से लेने आते हैं। अब उसके यहाँ एक रामू काम करता था, रामू मिठाई बनाता था, और रामू निकला चालाक। रामू ने क्या किया? रामू ने थोड़े दिनों के बाद एकदम बाजू में दूसरी बड़ी मिठाई की दुकान खोल दी, और इसका नाम रख दिया रामू मिष्ठान भंडार। ठीक है, तो अब क्या हुआ? रामू को एकदम बाजू में मिठाई की दुकान खोलने से क्या हुआ? सारे जो आसपास के लोग थे उनको तो रामू के ही हाथ के लड्डू पसंद थे, तो उन्होंने क्या किया? अब रामू की दुकान से खरीदने लग गए, और आशीष की दुकान में अब बिक्री कम होने लग गई, तो आशीष को तो एकदम बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, आशीष को तो नुकसान हो गया। अब क्या, यहाँ नुकसान हो गया यानी कि लॉस ऑफ मनी हो गया, सब चीज हो गया, तो क्या इसको डैमेज माना जाएगा? हाँ मैडम, डैमेज तो हो गया, डैमेज तो हो गया, लेकिन क्या यहाँ कोई लीगल राइट की इंजरी हुई? नहीं मैडम, कोई भी दुकान खोल सकता है। क्या आशीष किसी को दुकान खोलने से मना कर सकता है? नहीं। रामू का हक है, उसको अपनी दुकान खोलने की, उसने खोल लिया। यहाँ आशीष का कोई लीगल राइट इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको लॉस हो रहा है, तो क्या इसको टॉर्ट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा, और इस केस में बिल्कुल आशीष केस नहीं कर सकता रामू के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि डैमनम साइन इंजूरिया मतलब सिर्फ डैमेज है, इंजरी नहीं हुई ना, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टॉर्ट, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टॉर्ट। इसको
टॉर्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्ट होने के लिए इंजरी होना जरूरी है, डैमेज से फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो इससे आपको एक बात समझ में आई क्या? बस ये सोनाक्षी सिन्हा का डायलॉग याद कर लो क्या, कि हमें डैमेज से फर्क नहीं पड़ता साहब, इंजरी से पड़ता है। हमें डैमेज से फर्क नहीं पड़ता साहब, इंजरी से पड़ता है। समझ में आया क्या? आशीष बोल रहे हैं मैम सही एग्जांपल लियो, मैं मिठाई की दुकान खोलने का सोच भी रहा हूं। ठीक है, हमें भी फ्री में मिठाई खिलाना आशीष, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ये बात आपको समझ में आई कि इंजरी मतलब क्या होता है, कोई लीगल राइट इफेक्ट होना, डैमेज मतलब पैसों का, प्रॉपर्टी का या कंफर्ट का लॉस होना, ठीक है। और लीगल डैमेज मतलब लीगल इंजरी, लीगल डैमेज मतलब लीगल इंजरी यानी कि किसी के लीगल राइट, प्राइवेट राइट को अफेक्ट करना, भले ही एक्चुअल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो। अब ये लीगल डैमेज का आप लोग कंसेप्ट अच्छे से समझ गए हैं। एक बार बुक से देख लेते हैं कि लीगल डैमेज का मतलब क्या होता है। तो लीगल डैमेज का मतलब लिखा है कि इट इज नॉट दैट एवरी डैमेज इज अ लीगल डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ। जरूरी नहीं है कि सारे डैमेज लीगल डैमेज होंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल डैमेज अलग होता है, लीगल डैमेज अलग होता है। लीगल डैमेज को हम दूसरा नाम देते हैं, यहाँ डैमेजेस नहीं होगा सर, एस को काट दो, मिसप्रिंट हो गया है बुक में। डैमेजेस अलग होता है, डैमेज अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब किसी को कोई नुकसान होता है तो उसको डैमेज बोलते हैं, और जब उस नुकसान के लिए हमें मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलता है तो उस कॉम्पेंसेशन को डैमेजेस बोलते हैं। तो यहाँ लीगल डैमेज की बात की गई है, इसीलिए एस को काट दे, वो मिसप्रिंट हो रखा है। और लीगल डैमेज का क्या मतलब होता है मैम? लीगल डैमेज का मतलब होता है इंजूरी, इंजूटी लिख दी मैंने गलती से, इंजूरी, ठीक है। अब आगे देखो, इट मस्ट बी अ डैमेज दैट लॉ रिकॉग्नाइजेज, यानी लीगल डैमेज होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ लीगल राइट। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट डज एन एक्शन डज नॉट लाई। मतलब अगर लीगल राइट इफेक्ट नहीं हुआ है तो उसको टॉर्ट नहीं माना जाएगा और आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। Also, where there is infringement of legal right, an action lies even though damage may have been caused. ठीक है, मतलब अगर लीगल राइट इफेक्ट हुआ है तो टॉर्ट माना जाएगा और एक्शन आप ले सकते हैं, भले ही एक्चुअल डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो। एज स्टेटेड इन एशबी वर्सेस वाइट, लीगल डैमेज इज नीदर आइडेंटिकल नॉर विथ एक्चुअल डैमेज नॉर इट इज एक्चुअली पिक्यूनियर। मतलब लीगल डैमेज इज नॉट आइडेंटिकल विथ एक्चुअल डैमेज। लीगल डैमेज अलग होता है, एक्चुअल डैमेज अलग होता है। दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट चिंकी मिंकी। ठीक है, अब इसको हम दो मैक्सिम से समझेंगे, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। और ये बुक में बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं आप लोगों के मन की तसल्ली के लिए, लेकिन इसका मतलब वही है जो मैंने यहाँ एकदम सादे सिंपल डायग्राम से समझा रखा है। ठीक है, अब एक बार रीड ले लेते हैं आप लोग के मन की तसल्ली के लिए। यहाँ क्या लिखा है? डैमनम मीन्स हार्म, लॉस, डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ। डैमेज मतलब क्या होता है? जो आपको एक्चुअल लॉस और डैमेज होता है, या तो पैसों का, या तो कंफर्ट का, या तो हेल्थ का, या प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल डैमेज। और इंजरी मतलब क्या होता है मैम? इंजूरिया मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय लॉ, यानी कि लीगल राइट इफेक्ट करना। अब दिस मैक्सिम मीन्स दैट इन अ गिवन केस अ मैन मे हैव सफर्ड डैमेज येट नो एक्शन अराइज बिकॉज द डैमेज इज नॉट इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर सिर्फ डैमेज हुआ है तो एक्शन अराइज नहीं होगा, अगर लीगल राइट इफेक्ट नहीं हुआ है, अगर इंजरी नहीं हुई है तो टॉर्ट नहीं माना जाएगा। Therefore, causing damage, however substantial to another, is not actionable in law unless there is violation of legal right. उसी बात को दो बार घुमा फिरा के बोल रहा है। Example, where the damages result from act done in exercise of legal right. Thus, if I own a shop and you open a shop in the neighborhood, as a result of which I lose some customer, my profit fall, I cannot sue you for the loss in profit because you are exercising your legal right. ये वही वाला एग्जाम्पल है शॉप वाला, कि मेरी शॉप के बाजू में आपने सेम शॉप खोल दी, मेरे को कस्टमर कम हो गए, तो यहाँ पर मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरा कोई लीगल राइट इफेक्ट नहीं हुआ है। जैसे वो आशीष की मिष्ठान भंडार वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका क्रक्स यही है कि इंजरी से मतलब है, अगर इंजरी हुआ होगा तो टॉर्ट माना जाएगा, अगर सिर्फ डैमेज हुआ है, इंजरी नहीं हुई है, तो कोई टॉर्ट नहीं माना जाएगा, कोई एक्शन नहीं अराइज होगा। आगे मैडम,
इट मीन्स अब नेक्स्ट इंजूरिया साइंडेमनम, नेक्स्ट वाला है इंजूरिया साइंडेमनम। व्हाट डू मीन बाय इंजूरिया साइंडेमनम? तो इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। वेयर देर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट देर इज अ इंजुरी और रॉन्ग इन टॉट, वेयर देर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग इन हार्म बट प्लेंटिफ कैन स्टिल sue इन टॉट। इसका मतलब वही है कि भले ही एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है लेकिन लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुई है ना, तो इंजरी तो हुई है ना, तो टॉर्ट माना जाएगा और एक्शन ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो वही बात लिखी हुई है, सम राइट और इंटरेस्ट आर इंपॉर्टेंट that their violation is actionable without proof of damages. Thus, when there is invasion of absolute private right of an individual, देखो अगर आपके कोई प्राइवेट राइट को इन्वेड करता है तो उसको माना जाएगा इंजूरिया एंड प्लेंटिव एक्शन विल सक्सीड इवन इफ देयर इज नो डैमनम। अगर आपका प्राइवेट राइट इफेक्ट हुआ है, लीगल राइट इफेक्ट हुआ है, तो माना जाएगा आपको इंजरी हुई है और आप एक्शन ले सकते हैं भले ही एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है। उसी चीज को, सेम चीज को 3-4 बार घुमा फिरा के बोला हुआ है, क्यों? क्योंकि मॉड्यूल है। And absolute right is one, the violation of which is actionable per se without the proof of damages. Injurious and damnums cover such cases and action lies where the right is violated even though no damages occurred. Thus, the action of trespassing upon another's land is actionable even though इट हैज नॉट अक्यूज द प्लेंटिव इवन इन द स्लाइटेस्ट हार्म। इसका मतलब अगर आप किसी के जमीन में बिना परमिशन के घुस गए तो उसको बोलते हैं ट्रेसपासिंग, मतलब आपने उसके लीगल राइट को अफेक्ट किया है, तो भले ही यहाँ उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, एक्चुअल डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने उसके लीगल राइट को अफेक्ट किया है तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया है, आपने टॉर्ट कर दिया और वो बंदा आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। सो इसका क्रक्स यही घूम फिर के आता है मैडम, जो इतना सारा बोरिंग मॉड्यूल में दिया हुआ है ना, इसका क्रक्स यही निकल के आता है कि डैमेज से फर्क नहीं पड़ता साहब, इंजुरी से पड़ता है। अगर इंजुरी है तो टॉर्ट है, इंजुरी नहीं है तो टॉर्ट नहीं है, खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है स्प्राइट? क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? तो आज मैंने आप लोग का 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, खैर अपनी क्लास 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो एक काम करते हैं, बहुत लेट हो गई है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल वी विल स्टार्ट विथ लीगल रेमेडी एंड देन वी विल मूव टू मेंस रिया एंड उसके बाद वी विल डू काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, जिसमें स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाइकेरियस एंड देन वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, राइट? सो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी आप लोगों का डाउट सॉल्व करने का, ठीक है? तो इसके साथ आज की क्लास खत्म करते हैं, 1-2 दिन में टॉर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग का रिविजन चालू करेंगे, ठीक है? तो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज सेशन। सभी ध्यान रखिए अपना, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टडी वेल क्योंकि एग्जाम पास आ रही है, राइट? ठीक है, सो विद दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, बाय एवरीबॉडी, बाय, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय।